गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ज्ञान एक्सपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 8 बज गए हैं और मैं लेकर आ गई हूँ आपकी करंट अफेयर की क्लास। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में। हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्लास के एंड में हम रिवीजन भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। मतलब अमेरिका के इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल यानी 2024 में, और वहां पर इलेक्शन में राष्ट्रपति के उम्मीदवारी किसने पेश की? एक भारतीय अमेरिकी ने। इसीलिए ये न्यूज चर्चा में है क्योंकि वो भारतीय अमेरिकी है। वो उसके पेरेंट्स यही केरल के थे, वो जाकर अमेरिका में बस गए। अब जो वो भारतीय अमेरिकी है वो कौन है जिसने दावेदारी पेश किया है? ऑप्शन है आपके राशिद हुसैन, विवेक रामास्वामी, हरदयाल राजा कृष्ण मूर्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा विवेक रामास्वामी। कौन है? ये एक भारतीय अमेरिकी है जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव जो अगले साल 2024 में होने वाले हैं उसमें अपनी उम्मीदवारी पेश की है। मतलब खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अमेरिका के। देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए, भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल होने की घोषणा कर दी है। वहां की जो रिपब्लिकन पार्टी है उससे ये खड़े हुए हैं। निक्की हेली, देखिए इससे पहले एक और भारतीय अमेरिकी थी। निक्की हेली के बाद वह दूसरे भारतीय अमेरिकी है। इससे पहले कौन खड़ा हो चुका है? निक्की हेली, जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए खड़ी हुई थी। विवेक का जन्म, जो ये विवेक रामास्वामी है, इनका जन्म देख लीजिए 9 अगस्त 1985 में हुआ था। और इनके माता पिता केरल राज्य के थे और जाकर अमेरिका में बस गए। ठीक है, अमेरिका में बस गए। और अब जो विवेक स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट के सह संस्थापक है। प्रेजेंट में ये जो विवेक जी हैं, रामास्वामी विवेक जी, वो क्या है? सह संस्थापक है कंपनी के स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट के और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। और ये अब खड़े हुए हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हो गया है? तो कौन सा देश इस पहल में शामिल हो गया है? जापान, इजराइल, भारत या मैक्सिको? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है अब इस पहल में शामिल हो गया है। और ये जो पहल है द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, ये पहल संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू की गई थी और उसमें अब भारत शामिल हो गया है। इसीलिए ये न्यूज चर्चा में आई है। देख लेते हैं। देखिए, जो भारत है वो हाल ही में ये जो पहल है द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हो गया है। अब देखिए, नाम ही से लग रहा है एग्रीकल्चर इनोवेशन, कृषि में क्या नवीकरण, कुछ इनोवेशन, कुछ नया क्रिएट करने के लिए एक मिशन है। ओके, अमेरिका ने भारत की इस पहल का स्वागत किया है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। इन दोनों की संयुक्त पहल है और अब भारत इसमें शामिल हो गया है। तो अमेरिका ने स्वागत किया है भारत का शामिल होने का। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने नवंबर 2021 में इस पहल को लॉन्च किया था। याद रखिएगा, 2021 में ये पहल आई है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जल्दी से बताइए, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ एक समझौता किया है? किस लिए? समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाने के लिए। जापान, मॉरिशस, सेशल्स या मालदीव? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत ने सेशल्स के साथ एक समझौता किया है समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। देखिए, समुद्री सुरक्षा में मौजूदा सहयोग को बढ़ाने के लिए सूचना साझाकरण नेटवर्क जो है उसको बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना ने क्या किया है? सेशल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और ये जो समझौता ज्ञापन है इसके निदेशक कौन है? कैप्टन रोहित वाजपेयी की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए, इसका उद्देश्य समझ लीजिए। ये जो पहल हुई है भारत और सेशल्स के बीच में, इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने, सुरक्षा साझा करने
और विशेषज्ञता विकास की दिशा में दोनों केंद्रों के बीच क्या करना है, सहयोग को बढ़ावा देना, यानी भारत का जो केंद्र है और सेशल्स देश का जो केंद्र है उनके बीच एक सहयोग हुआ है कि जो समुद्र में सुरक्षा है हम उसको बढ़ावा देंगे। इसकी स्थापना देख लीजिए कब हुई थी, 2018 में हुई थी और समुद्री सुरक्षा सूचना साझाकरण के लिए की गई थी इसकी स्थापना। क्या होता है ना, समुद्रों में बहुत सारे देखते होंगे समुद्री डकैते वगैरह होते हैं या आतंकवादी समुद्र के मार्ग से घुस जाते हैं ना, तो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी भी होती है। तो बहुत सारे देश क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं कि अगर आपकी बाउंड्री से कोई हमारे देश में आएगा या हमारी बाउंड्री से कोई आपके देश में जाएगा तो हम एक दूसरे को सूचना साझा करेंगे। उसी से रिलेटेड था ये। अगला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में शुरू हुआ है? ये जो डायलॉग है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में शुरू हुआ है? पुणे में, अहमदाबाद में, नई दिल्ली में या लखनऊ में? तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। क्या शुरू हुआ है? एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, विदेश मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका नाम क्या है, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। इसका आयोजन हो रहा है पुणे महाराष्ट्र में। ओके, पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन हो रहा है। इसका आयोजन पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से किया जा रहा है और ये जो है भू अर्थशास्त्र पर आधारित है। ये जो कार्यक्रम है वो भूमि अर्थशास्त्र पर आधारित है और ये 3 दिन चलेगा। ठीक है, 3 दिन का कार्यक्रम है और ये पुणे में हो रहा है। इस डायलॉग में देखिए ग्लोबल ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ग्लोबल पूरे विश्व लेवल पर जो ग्रोथ है, विकास है, डेवलपमेंट है, उससे रिलेटेड है। हाउ द ग्लोबल साउथ विल शेप द G20 एजेंडा और मेटावर्स जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी इस कार्यक्रम में। ये जो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग है उसमें बस आप याद रखिए कि पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हो रहा है। ये देखिए इसमें कौन कौन से देश शामिल है, देखिए ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, मालदीव, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और मैक्सिको सहित बहुत सारे देश जो हैं, लगभग 44 से ज्यादा वक्ता इसमें भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बन गया है जिसने जातिगत भेदभाव पर रोक लगा दी है? आप लोग बहुत सारे न्यूज में देखते होंगे किसी इंडियन को अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं पर भी फॉरेन में अक्सर होता है कि काला बोल देते हैं या गाली दे देते हैं ना कि तुम तो सब काले हो, यहाँ आ गए हो, ऐसे वैसे। बहुत अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक अमेरिका की महिला थी, कोई इंडियन, यहाँ के जो इंडियन फैमिली वहां रह रही थी उनको बहुत ज्यादा गाली दे रही थी और बोल रही थी कि तुम लोग यहाँ आकर हमारी नौकरियां छीन ली तुम लोगों ने, और ये वो बहुत सारी। तो ये सब चीजों पे जो जातिगत, अब जातिगत भेदभाव भेदभाव पर भी रोक लगा दिया है अमेरिका के एक शहर ने। और ये सब क्या था, नस्ली, जैसे काला गोरे का क्या उसको बोलते हैं नस्ली भेदभाव। और जातिगत भेदभाव जैसे इंडिया में तो बहुत ज्यादा होता है कि छुआछूत वगैरह नहीं, जैसे ये नीची कास्ट है, ये ऊंची कास्ट है। तो ये जो जातिगत भेदभाव है कि हम बड़ी जात के हैं, आप छोटी जात के हैं, तो ये सब जो जातिगत भेदभाव फॉरेन में होता है, अमेरिका में जो होता था, तो अब एक वहां का एक देश है उसने जातिगत भेदभाव पर भी रोक लगा दी है। तो कौन सा है वो शहर? न्यूयॉर्क, सिएटल, बोस्टन या सैन फ्रांसिस्को? तो राइट आंसर हो जाएगा सिएटल। ये अमेरिका का एक शहर है, उसने रोक लगा दी है जातिगत भेदभाव पर। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी शहर है सिएटल। इसका नाम याद रखिएगा। सिएटल ने क्या किया, जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए पहला शहर बन गया है जिसने ऐसा किया है। इसके देखिए सिएटल शहर की जो स्थानीय परिषद है उसने सिटी के भेदभाव विरोधी कानूनों में जाति को भी शामिल कर दिया है क्योंकि जातिगत भेदभाव ना होने पाए। और ये जो सिएटल सिटी काउंसिल की सदस्यता वो भारतीय अमेरिकी नागरिक क्षमा सावंत, कौन है? ये जो क्षमा सावंत हैं, भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं, इन्होंने इस कदम की बहुत सराहना की है। और देखिए जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई सभी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ उठने वाली आवाज से जुड़ी है। मतलब अगर जातिगत भेदभाव खत्म करते हैं तो ये बहुत सारे क्या करती, भेदभाव को खत्म करती है। देखिए ये जो ऐतिहासिक कदम है, यानी जातिगत भेदभाव को खत्म करने का जो ऐतिहासिक कदम है, वो दक्षिण एशियाई डायस्पोरा, जो लोग इधर रहते हैं, दक्षिण एशियाई, इसमें सब आ जाते हैं, आपका भारत और श्रीलंका वगैरह सब इसी में आ जाएंगे। दक्षिण एशिया के जितने भी कंट्री हैं
उनको उनके जो मुद्दों को संबोधित करता है। गौरतलब है कि भारतीयों के लिए अमेरिकी दूसरा सबसे लोकप्रिय गंतव्य है, यानी अमेरिकी लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं अमेरिका, भारतीय लोग ज्यादातर अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत ही लोकप्रिय गंतव्य कौन सा है? अमेरिका है। और वहां पर अगर ये भेदभाव खत्म होता है तो भारत के लिए काफी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन कि आईपीएल से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? आईपीएल शुरू होने वाला है। मैं इतने दिन से आपको डेली करंट अफेयर में डब्ल्यूपीएल के बारे में बता रही थी। डब्ल्यूपीएल और आईपीएल समझ लीजिएगा। डब्ल्यूपीएल क्या है और आईपीएल तो आप सभी जानते ही हैं। डब्ल्यूपीएल आईपीएल की तरह ही महिलाओं का, महिला क्रिकेटर जो है उनके लिए विमेन प्रीमियर लीग हो रहा है। वैसे आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, इसमें क्या कहते हैं, जो पुरुष क्रिकेटर है वो खेलते हैं, इसमें जो है महिला क्रिकेटर खेलते हैं। अब ये जो आईपीएल है आपका वो कब से स्टार्ट हो रहा है? ये अभी मार्च लास्ट में स्टार्ट हो रहा है, लगभग 30 से 31 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। और डब्ल्यूपीएल आपका 4 मार्च से शुरू हो रहा है, 26 मार्च को खत्म होगा। यानी जब डब्ल्यूपीएल खत्म होगा उसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा। तो आईपीएल की एक टीम है, आप लोगों को पता है, सनराइजर्स हैदराबाद। ये जो आईपीएल की टीम है उसने अपना कप्तान किसे नियुक्त किया है? मयंक अग्रवाल को, भुवनेश्वर कुमार को, एडन मार्क राम को। किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है एडन मार्क राम को। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना कैप्टन चुन लिया है आईपीएल में। देखते हैं, देखिए दक्षिण अफ्रीका के ये हरफन मौला खिलाड़ी है। ये जो एडन मार्क राम है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इनको क्या किया है? सनराइजर्स हैदराबाद का नया कैप्टन, कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। ये इंडियन प्रीमियर लीग 2023 जो है वो मिनी नीलामी से पहले केन विलियमसन को सनराइजर्स हैदराबाद ने रिलीज कर दिया था, जिसके बाद से फ्रेंचाइजी एक नए कप्तान की तलाश में थी और ये मिल गए हैं एडन मार्क राम। देखिए जो मार्क राम है उन्होंने हाल ही में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप को जनवरी 2022 में एक खिताब दिलवाया था जिसका नाम है SA20। ये खिताब इन्होंने दिलवाया था। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो टाटा ग्रुप है वो आईपीएल की हमेशा जो आईपीएल का यही लॉन्च करता था, आगाज करता था। टाटा ग्रुप को इसकी टाइटल का वो दिया गया है, स्पॉन्सरशिप। वैसे ही अब डब्ल्यूपीएल की भी स्पॉन्सरशिप किसको दी गई है? टाटा को दी गई। तो ध्यान रखिएगा जो टाटा आईपीएल 2023 का आगाज 31 मार्च से होगा। तो ध्यान रखिएगा आईपीएल 31 मार्च से शुरू हुआ है, डब्ल्यूपीएल आपका 4 मार्च से शुरू हो रहा है। जिसके पहले मैच में क्या होगा? जो गुजरात टाइटंस है इसका मुकाबला 4 बार की विजेता टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स से अहमदाबाद में होगा। तो ध्यान रखिएगा आईपीएल आपका फर्स्ट मैच आईपीएल का इस बार अहमदाबाद में होगा। और दोनों टीमों का नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ISSF। देखिए ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये कई ये जो हो रहा है मिस्र के काहिरा में आयोजित हो रहा है। तो बहुत डेली कोई ना कोई, जब भारत का कोई भी खिलाड़ी अक्सर गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल जीतता है तो ये न्यूज चर्चा में आ जाती है, क्योंकि ये चैंपियनशिप अभी चल रही है वहां पे। तो देखिए विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का गोल्ड किसने जीता है? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था पुरुषों की 10 मीटर की टीम में गोल्ड मेडल जीता गया है। अब पुरुषों की ही 50 मीटर टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो किसने जीता है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने, विजय कुमार ने, अखिल सांगवान ने या सौरभ चौधरी ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है। कहां पर? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में शूटिंग के लिए, जो शूटिंग होती है ना निशानेबाजी वगैरह, उसमें जीता है। देखिए ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ठीक है, इन्होंने मिस्र के काहिरा में, ये अभी चल रहा है, ये जो चैंपियनशिप चल रही है इसमें पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत लिया है इन्होंने। नाम याद रखिएगा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने गोल्ड मेडल जीत लिया है 50 मीटर राइफल में। ये जो टूर्नामेंट है 4 गोल्ड मेडल सहित भारत का छठा पदक था। मतलब इस समय नंबर 1 पे भारत ही चल रहा है। किसमें? ये ISSF जो विश्व कप हो रहा है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट में, भारत इस समय नंबर 1 पे चल रहा है। 4 गोल्ड मेडल भारत जीत चुका है और छठा पदक है, यानी 2 अन्य मेडल है। अभी हाल ही में कांस्य पदक भी जीता था, मैंने बताया था तिलोचम्मा सेन ने, मैंने कल ही कराया था। देखिए 22 वर्षीय तोमर
जिन्होंने पिछले साल चांगवोन विश्व कप में भी इन्होंने स्वर्ण पदक पहले भी जीता था और इसमें भी, इस चैंपियनशिप में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। और टॉप पर देखिए भारत इस टूर्नामेंट में एकदम टॉप पे बना हुआ है। ओके, हंगरी देखिए, इसके बाद भारत के बाद हंगरी दूसरे नंबर पे है। हंगरी ने खाली 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत जीता है, यानी भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर पहले नंबर पर आ गया है इस टूर्नामेंट में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का नाम क्या है? भारतीय वायुसेना ने एक स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है। अब उसका नाम क्या है? वायु लिंक, वायुयान, वायु मित्र, वायु संचार। अब वायुसेना ने किया है तो वायु सबके आगे है, लेकिन इसका लास्ट में क्या होगा? वायु लिंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु लिंक है। तो कितना आसान है याद करना। यहाँ से आप वायु उठाइए और यहाँ से आप लिंक उठाइए, तो वायु लिंक नाम का एक डेटा लिंक संचार बनाया गया है जिसका नाम है वायु लिंक। और किसने बनाया है? भारतीय वायु सेना ने बनाया है। देखिए, भारतीय वायु सेना ने क्या बनाया है? वायु लिंक नाम का एक स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है। अब ये काम क्या करेगा? जब सिग्नल कम होने पर भी बेस स्टेशन पर रेडियो संचार भेजने के लिए यह भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करता है, जिसे नाविक रूप में जाना जाता है। समझिएगा, ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा जब सिग्नल डाउन होंगे तो ये नाविक एक क्या है? हमारा सैटेलाइट सिस्टम है, इसके थ्रू काम करेगा, यानी फास्ट काम तब भी कर पाएगा जब सिग्नल डाउन होंगे। अगला क्वेश्चन है कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने सशस्त्र बलों से संबंधित एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस भारतीय संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? देखिए, नाम याद रखिए, एक इजराइल की इंडस्ट्री है। ये क्या है? इजराइल की इंडस्ट्री, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। भारत की एक कौन सी है? सशस्त्र बलों से संबंधित एक भारत की किस कंपनी के साथ इसने हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है? संयुक्त उद्यम बनाने के लिए। समझिएगा, तो ये कौन सी हो जाएगी? BEL, NTPC, ONGC, सेल। तो ये हो जाएगी BEL। भारत की ये कंपनी और इजराइल की ये कंपनी, ये दोनों कंपनी मिल करके एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। देखिए, हम डिटेल से समझेंगे इसको। देखिए, इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री और भारत की देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BEL। देखिए, ये भेल मत समझिएगा, BEL है ये, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये दोनों कंपनी मिल करके क्या करेंगी? एक संयुक्त उद्यम चलाएंगी भारतीय सशस्त्र बलों के उत्पाद समर्थन सेवाओं का विस्तार करने के लिए। इन्होंने बनाया है एक संयुक्त उद्यम। ठीक है, इसका नाम क्या है? MRSAM। एक उन्नत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली है, ये दोनों मिलकर बना रही हैं, जो विभिन्न प्रकार के हवाई प्लेटफॉर्मों से सुरक्षा प्रदान करेंगी। दोनों लोग, इजराइल की और भारत की दोनों कंपनियां मिल करके इसे विकसित कर रही हैं। ये जो MRSAM है, इसका उपयोग देखिए, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और इजरायली रक्षा बलों द्वारा किया जाता है, जो दोनों बना रही हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमृत नगरोत्थान योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है कि अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू है? यानी नगरों का उत्थान होगा, डेवलप किया जाएगा। तो ये किस राज्य में लागू है ये योजना? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में ये योजना है, अमृत नगरोत्थान योजना। देख लेते हैं इस योजना के बारे में डिटेल से। ठीक है, जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बंगलुरु शहर के व्यापक विकास के लिए क्या किया है? राज्य के, देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि ये योजना कहाँ है? बंगलुरु शहर का व्यापक विकास करेगी। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, आप लोगों को पता है। उन्होंने क्या किया? अपने राज्य के बजट में 9,698 करोड़ रुपए दिए हैं इस योजना के लिए। काफी बड़ी रकम है, इतने रुपए दे रहे हैं ये इस योजना के लिए। अब जो बेंगलोर शहर है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा।
अमृत नगरोत्थान योजना के तहत बेंगलोर में देखिए 6,000 करोड़ रुपए के कार्य कार्यान्वित किए जाएंगे, मतलब 6,000 करोड़ रुपए के काम बेंगलोर शहर में किए जाएंगे। हाई डेंसिटी कॉरिडोर योजना के तहत 108 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। कैसे डेवलपमेंट क्या होता है, किसी भी शहर के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं कि वहां पर बहुत अच्छी सड़क हो, पानी की सुविधा अच्छी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिजली अच्छी हो, तो ये सब चीजें प्रोवाइड करा के क्या किया जाता है, किसी भी शहर का डेवलपमेंट किया जाता है। आज का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम कल की क्लास का क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाता है। अब आप लोग खुद ही अपना टेस्ट करिए कि आप कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दे पा रहे हैं, कितने का नहीं दे पा रहे हैं। आपकी खुद ही से आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम बिना किसी देरी के रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आप लोग खुद देखिए कि आप कितना सही आंसर दे रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था, गुलाब चंद्र कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो मैंने क्या बताया था, ये जो गुलाब चंद्र कटारिया है वो कहाँ के राज्यपाल बने हैं, असम, मेघालय, गुजरात, बिहार। तो ये असम के 31वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। ओके, यानी फर्स्ट का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग मिलाते रहिए। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत की किस खिलाड़ी ने वही ISSF, अभी जो मैंने आपको आज बताया, इसमें भारत 6 गोल्ड मेडल के साथ नंबर 1 पे बना हुआ है। ये मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित हो रहा है। ये शूटिंग स्पोर्ट है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इस विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक किसने जीता है। तिलोत्तमा सेन, अपूर्वी चंदेला, अंजलि भागवत या मनु भाकर। तो ये है तिलोत्तमा सेन, इन्होंने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल की प्रतिस्पर्धा में। ओके, सेकंड का ए बिल्कुल राइट आंसर है। जो जिन लोगों ने भी सेकंड का ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग मिलाते रहिए, खुद ही अपना टेस्ट करिए। अगला क्वेश्चन है कि रूस ने हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है, यह संधि किस वर्ष लागू हुई थी। देखिए न्यू स्टार्ट संधि ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका और रूस के बीच जब बहुत भयंकर, एक तरह से दोनों बहुत बड़ी परमाणु शक्तियां हैं, और दोनों के बीच जब क्या एक होड़ लगी हुई थी, बहुत सारे हथियार बनाने की होड़ लगी हुई थी। तो इसको रोकने के लिए कि एकदम अंधाधुंध अगर सोचिए युद्ध हो जाएगा तब क्या होगा, इसको रोकने के लिए न्यू स्टार्ट संधि एक लाई गई थी कि अब इसके जरिए क्या किया जाएगा, हथियारों को निम्नीकरण, मतलब कम से कम किया जाएगा, कि कम हथियार बनाए जाएंगे। अब जो है इस समय रूस का यूक्रेन के साथ, रूस और यूक्रेन का आप सभी को पता है युद्ध चल रहा है। अब रूस इसी को देखते हुए क्या हो गया है, इस संधि से बाहर हो गया है। और ये जो संधि है ये 2011 में लाई गई थी, ठीक है, और अब रूस इससे बाहर हो गया, इसलिए ये संधि चर्चा में आ गई है। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना है। मैंने अभी बताया आप सभी को कि आईपीएल का भी जो स्पॉन्सर है कौन है, टाटा ग्रुप ही है। और महिला WPL का इसे पूछा जा रहा है, महिला प्रीमियर लीग जो WPL इस बार स्टार्ट हो रहा है 4 मार्च से, उसका भी टाइटल स्पॉन्सर कौन है, टाटा ग्रुप ही है, याद रखिएगा। 4 का ए बिल्कुल तो राइट आंसर है, मिला लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। किस राज्य में कर लिया है, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में क्या किया है भारतीय रेलवे ने, कि सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण कर लिया है। और भारतीय रेलवे ने पूरे भारत को कितने जोन में बटा हुआ है, भारतीय रेलवे के हिसाब से 6 जोन में बटा हुआ है, कल मैंने आपको एक्सप्लेन से बताया था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दे दी है। सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला या घाना। तो राइट आंसर होगा गुयाना के साथ क्या किया है भारत केंद्रीय कैबिनेट ने, हवाई सेवा समझौते के लिए मंजूरी दे दी है। अब गुयाना की लोकेशन आप लोग मैप पे देख लीजिएगा, दक्षिण अमेरिका का ये एक देश है। 6 का बी बिल्कुल राइट आंसर का, मिला लीजिए आप लोग। देखिए जो भी बच्चे डेली क्लास कर रहे हैं वो उनका आंसर मोस्टली सही जा रहा है।
तो बहुत अच्छी बात है, जो भी सही आंसर दे रहे हैं और अपना इसी तरह इम्प्रूवमेंट आप लोग करते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है। मैंने बताया था अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा है कि भारत के बहुत सारे राज्य जो हैं जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होंगे। तो भारत का सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा है? मणिपुर, बिहार, गोवा, तेलंगाना। मैंने बताया था आपको, जो बिहार है भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित होगा जलवायु परिवर्तन के कारण। तो 7 का बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा देश म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करता है? तो कौन सा देश इस सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करता है? देखिए मैंने बताया था जो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन है पूरे विश्व लेवल पर जो एक सुरक्षा के लिए ये बैठक होती है, ताकि उसमें बातचीत की जाती है सभी देशों के मध्य कि इसमें क्या है कि क्या किया जाए कि पूरे विश्व में शांति रहे, सुरक्षा का माहौल रहे, आतंकवाद वगैरह ना फैले। इस पर चर्चा की जाती है इस सम्मेलन में। और इस बार रूस ने अपना कोई प्रतिनिधि इसमें नहीं भेजा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का तो युद्ध चल रहा है, इसलिए रूस ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये जो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित होता है? जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। तो ये होता है जर्मनी में, ध्यान रखिएगा। जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है म्यूनिख, वहां पर सम्मेलन होता है, उसी के नाम पे पड़ा हुआ है। 8 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा कूनो नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अभी पहले यहाँ पर नामीबिया से 8 चीते बुलाए गए थे, फिर दक्षिण अफ्रीका से फिर 12 चीते मंगाए गए, तो टोटल पहले 8 और अब 12 चीते, यानी टोटल इसमें कितने चीते हुए? इसमें टोटल इस समय 20 चीते कहाँ पर है? कूनो नेशनल पार्क में। और ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल में। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ये क्या है? कूनो नेशनल पार्क है। पहले ये कूनो नेशनल क्या था? कूनो एक वन्य जीव अभ्यारण्य था, अब ये क्या हो गया है? नेशनल पार्क हो गया है। मैंने डिटेल में आपको बताया था। तो 9 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ईसीडीएनए का अर्थ क्या है, जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैंसर के प्रसार के लिए मददगार एजेंटों के रूप में पाया है। मतलब एक खोज हुई है ईसीडीएनए की, जिससे पता चला है जो ईसीडीएनए है ये कैंसर के प्रसार में मदद करता है। अब इस खोज के बाद कैंसर के इलाज में थोड़ी सहायता मिलेगी। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है ईसीडीएनए, इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। नाम याद रखिएगा, एक्स्ट्रा ईसी क्रोमोसोमल, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो 10 का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग बस इसी तरह कंटिन्यू जुड़े रहिए, अपना सहयोग प्रदान करते रहिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो अगर क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दिया करिए। ठीक है, और संडे को आपको वीकली करंट अफेयर भी कराया जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरह बने रहिए, आपको सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। और एसएससी एमटीएस का नया सिलेबस आ गया है, आप लोग जाकर देख लीजिए और टाइम से क्लास में आ जाइएगा। तो मिलेंगे फिर हम अगली क्लास में। धन्यवाद, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।